यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सिद्धार्थ रॉय का व्यवहार इतना अजीब था कि उसे उल्टी जैसी फीलिंग हुई। कृति, ये क्या? ये तो बहुत आम सा नाम नहीं है। कृति तुरंत मुस्कुराई, उसका मन खुश हो गया। ये कुरियर वाला भाई हैंडसम है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसके बोरिंग बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर। भाई, आपका वीचैट नंबर क्या है? अगली बार कुरियर भेजना हो तो मैं सीधे वीचैट पर बात कर लूँ, ठीक है? कृति ने सोचा और सिद्धार्थ को आंख मारी। दोनों को एक दूसरे से मजाक करते देख झाड़ियों में छुपा बॉयफ्रेंड गुस्से से आग बबूला हो गया। कृति, तुम क्या कर रही हो? लड़की एक पल को चौंकी, फिर उसने पीछे देखा। उसका बॉयफ्रेंड अभी तक गया नहीं था और झाड़ियों में उसकी जासूसी कर रहा था। कितना घिनौना। कुछ नहीं, मैंने भाई से उनका नंबर मांगा ताकि आगे कुरियर भेजना आसान हो। इसमें क्या गलत है? अरे, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैंने सब देखा, तुम दोनों तो छेड़खानी कर रहे थे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? झाड़ियों में छुपे हो? कितना खराब है ये। क्या तुम गेम ही खेलते रहते हो? कुछ काम धाम नहीं करते क्या? मैं और तुम ठीक नहीं हैं। आज छुट्टी के बाद मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता पहुंचाया, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आया। कुरियर लेने नीचे आ सकती थी, फिर भी तुम्हें वीचैट चाहिए। क्या वो मुझसे सचमुच बेहतर है? मुझे तुम्हारा लाया नाश्ता खाना ही नहीं था। वीचैट जोड़ा तो क्या हो गया? हाँ, वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है और तुमसे बेहतर बात भी करता है। तो क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम हमारा रिश्ता खत्म। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से में ये बोल दिया। ठीक है, रिश्ता खत्म? नहीं नहीं कृति, रिश्ता मत तोड़ो। मैंने गुस्से में बोल दिया। प्लीज़, मुझसे ब्रेकअप मत करो। जो लड़का अभी गुस्से में था वो अब डर गया और गिड़गिड़ाने लगा। हटो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। लड़की का मन और सख्त हो गया। उसने कुरियर लिया और तुरंत ऊपर चली गई। वो देखना चाहती थी कि कुरियर भाई ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पास की या नहीं। ऐसे बेकार बॉयफ्रेंड को वो कब का छोड़ना चाहती थी। कुरियर भाई हंसमुख और हैंडसम है और मेहनती भी, उसके पुराने बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर। कृति, वापस आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हूँ। लड़के का दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। काम हो गया, अब निकलते हैं। अपनी तारीफ छुपाकर सिद्धार्थ ने अपनी तिपहिया गाड़ी चलाई और आराम से चला गया। एक प्यार करने वाले जोड़े को अलग करके मुश्किल में फंसे लड़के लड़की को बचाया। मुझे लोगों के लिए बिना स्वार्थ मदद करने वाला कहें। ब्रेकअप मास्टर सिद्धार्थ रॉय। डिंग, खास इवेंट शुरू हुआ, साइन इन हो गया। दिल्ली के सेकंड रिंग रोड पर एक कोठी का इनाम। मैंने एक वकील को कागजी काम पूरा करने के लिए कहा है। कृपया आज इस पते पर जाकर हस्तांतरण पूरा करें। जौरबाग, 7A, डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट, सेकंड रिंग रोड की कोठी। सिद्धार्थ को पता था कि ऐसी कोठी की कीमत करोड़ों में होती है। अच्छी वाली तो 10 करोड़ से भी ज्यादा की। लेकिन सिद्धार्थ को लगता था कि इस तरह का घर विला जितना आरामदायक नहीं होता। फिर भी ये सिस्टम ने उसे इनाम में दिया था। उसका वकील वहां उसका इंतजार कर रहा था। न जाना ठीक नहीं होगा। अगर खराब भी हो तो भी ये उसका अपना घर है। वो तिपहिया गाड़ी पर सवार हुआ और जौरबाग की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे 7 नंबर नहीं मिला। वहां बस एक बड़ा सा महल जैसा कुछ था। सिद्धार्थ ने उसका चक्कर लगाया, लेकिन उसे अपनी सोची हुई कोठी कहीं नहीं दिखी। ये सिस्टम गलत है, जानकारी सही नहीं है। सिद्धार्थ परेशान हो गया। उसने सोचा कि किसी से पूछ ले। गली में कुछ बुजुर्ग लोग शतरंज खेल रहे थे। सिद्धार्थ ने एक बुजुर्ग को देखा जो खेल को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसने विनम्रता से पूछा, दादाजी, जौरबाग 7 नंबर कहाँ है? बुजुर्ग शतरंज पर ध्यान दे रहे थे। अचानक बोले, तुम्हारे पीछे। सिद्धार्थ ने पीछे देखा। अरे, ये तो वही बड़ा महल है। अंकल, आप तो बहुत ध्यान दे रहे थे। सिद्धार्थ ने एक और अंकल से पूछा। इस बार अंकल ने थोड़ा गंभीरता से जवाब दिया। अंकल ने महल की ओर इशारा किया। देखो, वो तुम्हारे पीछे बड़ा सा इलाका है, वही 7 नंबर है। राजमहल समझे? अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया। मुझे इनाम में मिली कोठी एक महल है। सिद्धार्थ रॉय ने सोचा कि चलो अंदर जाकर देखते हैं। मुड़ते ही सिद्धार्थ को प्रवेश द्वार मिल गया। वहां राजमहल का परिचय लिखा था। ये एक संरक्षित कोठी है जिसे खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे कोई नई दुनिया में आ गए हों।
घुमावदार रास्ते शांत जगहों की ओर ले जाते थे, मानो किसी महल में चल रहे हों। राजमहल का इंटीरियर बिल्कुल पुराना या जीर्ण नहीं था। मूल महल की शानदार खूबसूरती को बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीक की सुविधाजनक डिज़ाइन जोड़ी गई थी। अब ये और भी शानदार और छुट्टियां बिताने या रहने के लिए उपयुक्त था। महल में स्विमिंग पूल, इंडोर गर्म पानी का झरना, पार्किंग स्थल और वो सब कुछ था जो एक लग्जरी विला में होना चाहिए। सजावट तो दुनिया के टॉप होटलों से भी ज़्यादा शानदार थी। सबसे उन्नत और स्मार्ट लाइफ इंटेलिजेंट स्मूव वॉइस सिस्टम पूरे महल में लगा था। हाई एंड माहौल और टॉप क्वालिटी, शाही और लग्जरी फिर भी गहराई वाला। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर एक साफ सुथरे सूट में एक वकील खड़ा था। वो महल के मालिक का इंतजार कर रहा था। जानकारी के मुताबिक वो एक युवा लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ रॉय था। वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले एक कुरियर वाला अंदर आ गया। महोदय, क्या आप गलत जगह आ गए? ये राजमहल है, जौरबाग 7A, यही जगह है ना? वकील हैरान रह गया। क्या आप सिद्धार्थ जी हैं? हाँ, मैं घर देखने आया हूँ। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। थोड़ा घूमना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। वकील एक पल के लिए बेचैन हो गया। ये क्या थोड़ा बड़ा? पूरा महल तो कम से कम हजारों वर्ग मीटर का है। ये तो अरबों का होगा। वकील ने अपनी आंखें मलीं। उसे शक हुआ कि कहीं लंबे समय तक खड़े रहने से उसकी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। सचमुच एक कुरियर वाला। सिद्धार्थ जी, क्या आप अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं? मैं वेरीफाई कर लूँगा। सिद्धार्थ ने अपना आईडी कार्ड दे दिया। वकील ने उसे लिया और कम से कम 10 बार मिलान किया। हालांकि उसे पता था कि ये सही है, फिर भी वो हैरान था। अरे बाप रे, 1 अरब से ज़्यादा कीमत का ये महल सचमुच इसका है? एक कुरियर वाला। नहीं, ये तो जिंदगी का अनुभव ले रहा होगा। सिद्धार्थ जी, अगर मैंने कोई गलती की हो तो माफ़ी। मैं आपके लिए कागजी काम पूरा करता हूँ। थोड़ी देर कागज़ों के साथ काम करने के बाद वकील ने सिद्धार्थ से दस्तखत करवाए और कानूनी दस्तावेज प्रभावी हो गए। वकील ने ढेर सारे कानूनी कागजात सौंपे। सिद्धार्थ जी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। ये सब यही हैं। अब ये राजमहल आपकी संपत्ति है। ठीक है। सिद्धार्थ ने कागजात ले लिए। वकील ने महल की कुछ तस्वीरें लीं, चुपके से अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर चला गया। उसने एक हाउसकीपिंग का नंबर भी दे दिया। ये महल रिनोवेशन के बाद से खाली था, शायद 2-3 महीने से, इसलिए इसे साफ करने की ज़रूरत थी। सिद्धार्थ ने हाउसकीपिंग को फ़ोन किया। हेलो, ये क्लीन स्वीप सर्विसेज है? हाँ, मेरे लिए 10 प्रोफेशनल हाउसकीपिंग आंटी भेज दो, सबसे अच्छी सर्विस वाली। 10 कस्टमर सर्विस वाली की आवाज़ हकलाए। उसने इतने सालों में पहली बार सुना कि कोई एक साथ 10 हाउसकीपिंग आंटी मांग रहा है। हाँ, 10। कोई दिक्कत है? नहीं। आपका पता क्या है? जौरबाग 7A, राजमहल। ठीक है, मैं तुरंत इंतज़ाम करती हूँ। कस्टमर सर्विस ने हैरानी से फ़ोन रखा और तुरंत कंपनी की सबसे अनुभवी हाउसकीपर से संपर्क किया। इस बार ग्राहक ज़रूर कोई बहुत बड़ा धनराज होगा, वो ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। 15 मिनट बाद 10 हाउसकीपिंग आंटी समय पर पहुंच गईं और महल की सफाई शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने पहले हाउसकीपिंग कंपनी को पैसे भेजे, फिर वापस गया और अपनी लैम्बोर्गिनी पॉइजन गाड़ी चलाकर महल के खास गराज में पार्क की। गराज में सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी, तो वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। मुझे लगता है कि जब समय मिलेगा मैं कुछ और लग्जरी गाड़ियां खरीद लूंगा ताकि गराज थोड़ा भरा भरा लगे। जब सिद्धार्थ मुख्य हॉल में लौटा तो हाउसकीपिंग आंटीज बहुत प्रोफेशनल थीं। उनका काम बंटवारा व्यवस्थित था। तभी एक आंटी ने आदर से पूछा, सिद्धार्थ जी, क्या आपका परिवार इस महल में रहेगा? हाँ, इतने शानदार महल में इतने सारे कमरे हैं, एक बड़े परिवार के लिए भी जगह कम नहीं है। सारी हाउसकीपिंग आंटीज ने कान खड़े कर लिए। वे भी बहुत उत्सुक थीं। सिद्धार्थ ने ज्यादा नहीं सोचा। नहीं, यहाँ रहने का अभी विचार नहीं है। इसे गाड़ी पार्क करने और सामान रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सारी आंटीज हैरान रह गईं। सब ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये तो राजमहल है, सैकड़ों साल पुराना, इतिहास से भरा, शाही और शानदार। और आप इसे गाड़ी पार्क करने और सामान रखने के लिए जैसे गोदाम की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या आपका दिल नहीं दुखता? ये तो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची है। सिद्धार्थ जी, सच बताऊं, मेरे घर में एक सुंदर बेटी है। अगला दिन कमला आंटी ने रिश्ते की बात शुरू की। लड़की का नाम था दिव्या अरोड़ा और वो भी एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ी थी। वीचैट जोड़ा गया। कुछ बातों के बाद शाम 4 बजे की मुलाकात तय हुई। मूनलाइट ब्रू कैफे। माहौल शांत और सुंदर था। अपना सज्जन स्वभाव दिखाने के लिए सिद्धार्थ 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और बैठ गया। शाम 4:30 तक दिव्या अरोड़ा नाम की वो लड़की धीरे धीरे चलती हुई आई और सिद्धार्थ के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा ठंडा था, लोग उसे क्रूर रानी कहते थे।
वो चाहती तो समय पर आ सकती थी, लेकिन रौब जमाने के लिए उसने जानबूझकर आधा घंटा देर की। सिद्धार्थ को देखते ही वो थोड़ी हैरान हुई। ये रिश्ते वाला लड़का तो काफ़ी हैंडसम है। लेकिन जब उसने देखा कि सिद्धार्थ के कपड़े 200 रुपये से भी सस्ते हैं, तो उसने उसकी सूरत को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बिना पैसे के प्यार कैसे हो सकता है? क्या दिमाग से प्यार करेंगे? मैं, दिव्या अरोड़ा का बॉयफ्रेंड भले ही कम सुंदर हो, लेकिन बिना पैसे के नहीं चलेगा। दिव्या ने बेसब्री से कहा, तुम वही सिद्धार्थ हो ना जिसका जिक्र कमला आंटी ने किया था? सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा इतना सख्त था कि कोई अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं ही हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लिया। उसे ये लड़की ज़्यादा पसंद नहीं आई। दिव्या का लहजा अभी भी ठंडा था। मुझे बाद में कुछ काम है, तो मैं सीधे बात करती हूँ। तुम्हारा घर है? हाँ, दिल्ली के सेकंड रिंग रोड पर। राजमहल, वो तो गिना जाएगा ना? दिव्या को कोई परेशानी नहीं थी। दिल्ली के सेकंड रिंग रोड पर कोई भी बाथरूम लाखों का होता है। एक कुरियर वाला भला घर कैसे ले सकता है? मजाक है। गाड़ी है? हाँ, एक स्पोर्ट्स कार है। दिव्या ने आंखें घुमाईं। एक कुरियर वाला इतना अच्छा कैसे हो सकता है? फिर तुम क्या काम करते हो? कुरियर डिलीवर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये जवाब सुनकर दिव्या ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसे लगा कि सिद्धार्थ ने आखिरकार सच बोला। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। मैं इस बार सिर्फ कमला आंटी का लिहाज रखने आई थी। ज्यादा मत सोचना। कमला आंटी का लिहाज किसने नहीं रखा? तुम्हें लगता है तुम क्या हो? हवा रुकी, बारिश थमी, लगता है तुम फिर से ऊंचा सोचने लगी। सिद्धार्थ को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने बहुत सपाट लहजे में कहा, मुझे भी नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सही हो। देर होना कोई बात नहीं, सबके पास कुछ ज़रूरी काम हो सकते हैं। लेकिन दूसरा इंसान देर से आए और माफ़ी न मांगे, ऊपर से इतना घमंडी रवैया दिखाए। बजा, लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मुआ, मैं पहले जाता हूँ। सिद्धार्थ मुड़ा और चला गया। जाते जाते उसने निशा रेड्डी को एक मैसेज भी किया। दिव्या अरोड़ा हैरान रह गई और गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम अभी जा रहे हो? ये क्या बकवास है? कैसा रवैया है? एक गरीब लड़का, एक मामूली कुरियर, इतना घमंडी कैसे हो सकता है? कमला आंटी ने मुझे किससे मिलवाया? सिद्धार्थ के जाते ही दिव्या ने तुरंत अपनी सबसे अच्छी सहेली को फ़ोन करके शिकायत शुरू कर दी। प्रिया, जल्दी यहाँ आ, मैं मूनलाइट ब्रू कैफ़े में हूँ। एक लड़के ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। ठीक है दीदी, गुस्सा मत करो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात करने वाली प्रिया आ गई। वो सिद्धार्थ की कॉलेज क्लास में थी, क्लास की सबसे सुंदर लड़की प्रिया मल्होत्रा। प्रिया, तुम आखिरकार आ गई। अभी मेरी रिश्ते वाली मुलाकात ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। दिव्या का लहजा शिकायतों से भरा था। क्या हुआ, मुझे सब बता, प्रिया ने चिंता से पूछा। दिव्या ने गुस्से में बताया, वो एक कुरियर वाला है। मुझे वो पहले से पसंद नहीं था, तो मैंने उससे आम सवाल पूछे। पता चला कि उसके पास स्पोर्ट्स कार है और उसने अभी अभी दिल्ली के सेकंड रिंग रोड पर एक फ्लैट खरीदा है। मजाक है, वहाँ का घर तो करोड़ों का होता है। एक कुरियर वाला इसे कैसे खरीद सकता है? प्रिया ने सुना तो बहुत सहमति जताई। बिल्कुल, ऐसे लड़के बस बातें बनाते हैं, उनके पास कोई असली काबिलियत नहीं होती। ऐसे को भूल जा। दिव्या बहुत परेशान दिखी। प्रिया, तुम्हें नहीं पता उसने बाद में क्या कहा? मैंने कहा कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। लेकिन उसने कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। उसके लायक नहीं? ये तो हद है। प्रिया और दिव्या ने एक साथ गुस्सा निकाला। ऐसा लड़का तो पहली नज़र में ही बेकार लगता है। ना उसमें धैर्य है, ना पैसा, ना कोई खासियत। बिल्कुल, इस समाज में पैसा ना होना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर वो अमीर होता तो मैं आज लेट नहीं होती। वो तो कुरियर वाला है, इसलिए मैंने उसे परखना चाहा। सही कहा, ऐसी परख में पास नहीं हुआ और गर्लफ्रेंड ढूंढने की सोचता है। ऐसा लड़का पूरी जिंदगी मेहनत करे तब भी हमारी तरह की खूबसूरत लड़की को नहीं पा सकता। दिव्या को अब मज़ा आने लगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, ये मरा हुआ कुरियर वाला अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। हाँ, वो थोड़ा हैंडसम है तो क्या, फिर भी गरीब ही है। मैंने उससे मिलने की मेहरबानी की, लेकिन वो मुझसे नखरे दिखाता है और झूठ बोलता है। प्रिया भी और जोश में आ गई और बोल पड़ी, तुम्हारी बात से मुझे कुछ दिन पहले की हमारी क्लास रियूनियन याद आई। मैं समझती थी कि मेरा एक क्लासमेट कुरियर वाला है, लेकिन पता चला वो तो 1 अरब से ज़्यादा की संपत्ति वाला धनराज है। उसने वहाँ 4 बोतलें 1945 अमृत सिंगल माल्ट की खोल दी। क्या, कुरियर वाला धनराज? दिव्या तुरंत गंभीर हो गई। तुम्हारा वो क्लासमेट धनराज, क्या वो जिंदगी का अनुभव ले रहा था? प्रिया बोली, हाँ, अमीर लोग ऐसे ही मज़े करते हैं। दिव्या की आंखें चमक उठीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा रिश्ते वाला लड़का तुम्हारा वो क्लासमेट हो? हाँ हाँ, प्रिया ने अटपटे ढंग से हंसा। नहीं, इतना संयोग कैसे हो सकता है? दिव्या ने जल्दी से फ़ोन निकाला, सिद्धार्थ का वीचैट प्रोफाइल खोला और प्रिया के सामने रख दिया।
प्रिया, जल्दी देख, क्या ये वही है? प्रिया ने देखा और चौंक गई। अरे, ये तो सचमुच सिद्धार्थ है। फिर प्रिया ने बहुत तेजी से सोचा, आंखें घुमाईं और बाहर से शांत दिखते हुए सिर हिलाया। नहीं, ये वो नहीं है। दिव्या ने वीचैट नाम देखा। इतना हैंडसम कि भगवान भी जलें। सचमुच, कोई अमीर आदमी ऐसा अजीब नाम क्यों रखेगा? फिर भी हार न मानते हुए दिव्या ने यूं ही पूछ लिया, फिर तुम्हारे क्लासमेट का नाम क्या था? निखिल वर्मा, प्रिया ने बहुत सहजता से जवाब दिया। ये जवाब सुनकर दिव्या ने पूरी तरह से ये ख्याल छोड़ दिया कि सिद्धार्थ कोई अमीर आदमी हो सकता है। ये तो बस एक साधारण कुरियर वाला है। शांति रखो तो थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन पीछे हटो तो जितना सोचो उतना गुस्सा आता है। दिव्या ने उस हैंडसम नाम वाले को मैसेज करने का फैसला किया। तुम मरा हुआ कुरियर, सारी जिंदगी बस कुरियर ही डिलीवर करोगे। हिंट, दूसरे ने फ्रेंड वेरिफिकेशन चालू कर रखा है। आप उसके फ्रेंड नहीं हैं। कृपया फ्रेंड वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजें। वेरिफिकेशन पास होने के बाद ही आप चैट कर सकते हैं। अरे, दिव्या को बहुत गुस्सा आया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिलीट करने की? मुझे, दिव्या अरोड़ा को? वो तो बस एक कुरियर है, उसने मुझे डिलीट क्यों किया? गुस्से में पागल होकर सिर खुजलाने लगी। प्रिया मन ही मन खुश थी और जमकर शिकायत करती रही। दिव्या, दिव्या, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। वो निखिल वर्मा तो बेकार है। मेरा क्लासमेट धनराज, उसका असली नाम सिद्धार्थ रॉय है, मेरी प्यारी बहन। निखिल वर्मा, मैं तो बस यूं ही निशाना बन गया। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा हो सकता है, समझी? बहन, मुझे बेरहम होने के लिए मत दोष दे। अगर दोष देना है तो अपनी दिखावटी हरकतों को दे। इस समय सिद्धार्थ और निशा रेड्डी पहले ही फीनिक्स मॉल साउथ विंग में खरीदारी करने चले गए थे। फीनिक्स मॉल, हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की साथ साथ घूम रहे थे। निशा की आंखों में चमक थी। भाई, मैं तुम्हारे लिए कपड़े चुनूं। उसका परिवार पढ़ा लिखा था। कॉलेज में उसने नेशनल डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में पहला पुरस्कार जीता था। बचपन से ही वो कला से भरी थी। उसकी नज़र और स्वाद दोनों ही बहुत ऊंचे थे। अभी वो कुछ कंपनियों के लिए डिज़ाइन का काम करती थी, जिससे हर महीने करीब 50,000 की कमाई होती थी। योगा प्राइवेट टीचिंग तो बस उसका शौक था। पहले कई स्काउट्स उसे आर्टिस्ट मॉडल बनाने के लिए बुला चुके थे, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। निशा एक ऐसी परिपक्व औरत थी जिसमें खूबसूरती और प्रतिभा दोनों थीं। लुई वुइटन फ्लैगशिप स्टोर, मेंस सेक्शन। सिद्धार्थ ने निशा के चुने हुए कपड़े ट्राई किए और फिटिंग मिरर के सामने अपनी कॉलर ठीक की। कहते हैं ना, बुद्धा सोने पर निर्भर करता है और इंसान कपड़ों पर। ये कपड़े पहनते ही वो एकदम नया लगने लगा। उसका खूबसूरत चेहरा और चमक उठा, सनी और हैंडसम स्टाइलिश लुक में एक प्यारी सी मुस्कान। निशा की आंखों में ढेर सारा प्यार और तारीफ थी। तुम सचमुच कपड़ों का हैंगर हो। कुछ भी पहन लो, इतने अच्छे लगते हो। अब मुझे अपने कपड़े चुनने की नज़र पर शक होने लगा है। सिद्धार्थ ने प्यार से उसका सिर थपथपाया। शक मत कर, मुझे देख लिया, यही बताता है कि तुम्हारी नज़र शानदार है। इतना घमंड। निशा मीठे से मुस्कुराए और सिद्धार्थ को, जो भगवान जैसा लग रहा था, तारीफ भरी नज़रों से देखने लगी। तुम्हें ये कपड़े पसंद आए? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँ। तुमने मेरे लिए कपड़े चुन लिए, ये काफ़ी है। मेरे पास अपने पैसे हैं। सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और प्यार से उसका सिर थपथपाया। लेकिन मैं भी तो थोड़ा दिखावा करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। निशा ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसे डर था कि कहीं सिद्धार्थ को उसका खुद से फैसला करना बुरा ना लगे। सबसे अच्छा गिफ्ट? क्या तुम मुझे पहले ही नहीं दे चुकी? सिद्धार्थ ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। निशा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ इतने लोग हैं। सिद्धार्थ को निशा का ये क्यूट अंदाज पसंद आया। पिछली बार जब उसने निशा के घर पर उसे लुभाया था, तब वो इतनी शर्मीली नहीं थी। दरअसल औरतें पानी की तरह होती हैं, बदलती रहती हैं। सिर्फ सिद्धार्थ के सामने ही निशा अपनी नाजुक और औरत वाली साइड दिखाती थी। सिद्धार्थ निशा को लेकर लुई वुइटन स्टोर में घूमने लगा और फिर सर्विस काउंटर पर बिल पे करने गया। कैशियर दीदी ने सिद्धार्थ को पहली बार देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नज़रें झुका लीं और सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी सांसें जैसे तेज हो गईं। सर, टोटल है। रुपये। सिद्धार्थ ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया। वो आराम से चला गया। कैशियर दीदी ने राहत की सांस ली। तभी पास में खड़ी कुछ सेल्सपर्सन दीदियां तुरंत पास आईं और सिद्धार्थ की पीठ को जाते हुए निहारने लगीं। दीदी, ये भाई तो सुपर हैंडसम नहीं है, हद से ज़्यादा हैंडसम। मैं तो उसे देखकर इतनी नर्वस हो गई। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, अमीर भी है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना उदार। जो उसकी गर्लफ्रेंड होगी वो तो 3 जन्मों की भाग्यशाली होगी। हाँ, 10,000 से ज़्यादा खर्च किए बिना पलक झपकाए। मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं अपनी 30 साल की जिंदगी दे दूँ, बस ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। इसके बाद सिद्धार्थ और निशा ने लगभग पूरा मॉल घूम लिया। हर तरह की लग्जरी दुकानों में गए।
उन्होंने दर्जन भर कपड़े और पैंट खरीदे, 10 सेट अलग अलग स्टाइल की घड़ियां और लेदर शूज। कुल मिलाकर शायद 20 लाख से ज्यादा खर्च हुए। निशा के लिए सिद्धार्थ ने कुछ बैग, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स खरीदे जिनकी कीमत करीब 40,000 थी। सिद्धार्थ अपनी औरतों के लिए कभी कंजूसी नहीं करता। देर हो रही थी। सिद्धार्थ रॉय और निशा रेड्डी ने डिनर किया, फिल्म देखी और अब घर जाने को तैयार थे। लैम्बोर्गिनी में गाड़ी एक समान रफ्तार से चल रही थी। दोनों को शाम की हवा का मजा आ रहा था। निशा का खूबसूरत चेहरा हल्का लाल था। उसने चुपके से देखा। कहाँ चलें? तुम्हारा घर, मेरा घर या फिर कोई होटल? मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ, सिद्धार्थ ने रहस्यमयी ढंग से कहा। निशा को लगने लगा कि वो सिद्धार्थ को और ज्यादा पसंद करने लगी है। वो ना सिर्फ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था बल्कि रोमांस भी समझता था। उसे लगा कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा लड़का मिला जो हर लड़की का सपना होता है। साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि वो उसकी औरत बन चुकी थी। सिद्धार्थ ने लैम्बोर्गिनी को जौर बाग की ओर मोड़ा। निशा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा परिवार राजमहल के पास रहता है? तुमने आधा सही अनुमान लगाया। आखिरी 3 शब्द हटा दो, फिर सही होगा। राजमहल? क्या राजमहल अब आम लोगों के लिए खुला है? निशा ने सोचा कि सिद्धार्थ उसे वहां घुमाने ले जा रहा है। उसके हिसाब से राजमहल बाहर वालों के लिए खुला नहीं है। उसे लगा कि अगर सिद्धार्थ उसे अंदर ले जा सकता है तो वो बहुत कमाल की बात होगी। उसने ये नहीं सोचा कि राजमहल सिद्धार्थ का घर हो सकता है। गाड़ी चलती रही। लैम्बोर्गिनी राजमहल के गेट पर रुकी। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट में खड़ा था। निशा घबरा गई। राजमहल में सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो आदमी पहले ही आगे आ गया, हल्का झुका और आदर से बोला, सिद्धार्थ जी, आप वापस आ गए। निशा की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ, ये राजमहल सचमुच तुम्हारा है? हाँ, चलो मैं तुम्हें अंदर घुमाता हूँ। सिद्धार्थ ने निशा को गाड़ी से बाहर निकाला, फिर उस आदमी की ओर देखा और परिचय दिया। ये यहाँ की मालकिन हैं। उस आदमी ने सिर हिलाया, आदर से झुका और बोला, सिद्धार्थ जी की पत्नी, नमस्ते। ये हमारा हाउसकीपर है, तुम इसे मोहन अंकल कह सकती हो। निशा ने भी जवाब में सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने निशा को थोड़ा परिचय दिया, फिर चाबी मोहन अंकल को दी और गैराज में पार्क करने को कहा। दोनों ने रात में राजमहल का दौरा किया। एक चक्कर लगाने के बाद निशा को लगा जैसे उसने कोई नई दुनिया देख ली। उसने आश्चर्य से कहा, राजमहल का डिज़ाइन ज़रूर दुनिया के टॉप डिज़ाइनर्स ने किया होगा। मैं विदेश में बरगंडी के ड्यूक के महल गई थी और फ्रांस के टॉप लेजेंडरी होटल भी। वो भी ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर बने थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस राजमहल से मुकाबला नहीं कर सकता। निशा की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसे और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये विशाल महल सिद्धार्थ का था। तुम्हें यहाँ का सबसे अच्छा डिज़ाइन क्या लगता है? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। निशा ने थोड़ा सोचा, मैं सचमुच एक चीज़ नहीं चुन सकती क्योंकि मुझे लगता है यहाँ हर जगह का डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है। गलत, यहाँ का बाथरूम डिज़ाइन सबसे अच्छा है। आज रात हम इसका अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। सिद्धार्थ ने गंभीर चेहरा बनाया। निशा की खूबसूरत आंखें घूमी और उसने अपने हाथ फैलाए। छी, फिर तुम मुझे गोद में उठाकर ले चलो। सिद्धार्थ ने निशा को गोद में उठाया और बाथरूम की ओर चल दिया। निशा का चेहरा और गर्म हो गया, जैसे उसका पूरा शरीर सिद्धार्थ की बाहों में पिघलने वाला हो। उसने सिद्धार्थ की गर्दन पकड़ी और कहा, मुझ में अब ताकत नहीं बची, तुम मेरी मदद कर दो नहाने में। सिद्धार्थ की हरकतों के बीच निशा का सुंदर और आकर्षक शरीर धीरे धीरे पूरी तरह सामने आ गया। पर्सनल योगा टीचर होने के नाते उसका एस शेप्ड फिगर पूरी तरह उभरकर सामने था। सिद्धार्थ को बस इतना महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। ऐसी खूबसूरत औरत के सामने वो भी खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। पूरी रात प्यार में डूबे रहे। आखिरकार निशा सिद्धार्थ की बाहों में थककर देर हो गई और मीठी नींद में सो गई। अगला दिन सिद्धार्थ ने निशा को वापस छोड़ा। बिछड़ते वक्त निशा ने सिद्धार्थ से एक चुंबन मांगा और फिर अनमने मन से चली गई। सिद्धार्थ ने कुरियर का काम जारी रखा। पाम स्प्रिंग्स विला 708 के प्रवेश द्वार पर सिद्धार्थ ने फ़ोन किया और पूछा, हेलो, कोई घर पर है? उधर से एक गहरी मर्दाना आवाज़ आई, हाँ, दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करो, जल्द ही। एक बाप बेटी बाहर आए। युवा लड़की ने जे के यूनिफॉर्म पहनी थी, जो किसी एनिमे की स्ट्रेट ब्लैक हीरोइन जैसी लग रही थी। वो शुद्ध और आकर्षक थी और उसकी यूनिफॉर्म में हल्का सा मोहक अंदाज था। अधेड़ उम्र का आदमी भी शानदार दिखता था, असाधारण व्यक्तित्व के साथ। पहली नज़र में ही लगता था कि वो एक सफल इंसान है। क्या आप राजेश खुराना हैं? सिद्धार्थ ने कुरियर की जानकारी पर नज़र डाली। हाँ, राजेश खुराना ने सिद्धार्थ के हाथ से कुरियर लिया और उस पर साइन किया। यूनिफॉर्म वाली लड़की की नज़रें सिद्धार्थ पर टिकी थीं।
काली बेसबॉल कैप के नीचे सिद्धार्थ बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके मुंह पर एक सनी मुस्कान थी। वाह, कितना हैंडसम है, जैसे गर्मियों में चेरी ब्लॉसम, रोमांटिक और दिल को छूने वाला। लड़की एक पल के लिए खो गई। तारा, राजेश खुराना ने अपनी बेटी की ओर गंभीर नज़रों से देखा और धीरे से याद दिलाया। लेकिन वो लड़की जरा भी नहीं डरी। साफ था कि उसे अपने गंभीर पिता से बिल्कुल डर नहीं लगता था। यूनिफॉर्म वाली लड़की ने अचानक पूछा, पापा, क्या हम थोड़ी देर बाद एक्वा किंगडम जाएंगे? हाँ, मैंने तुमसे पिछले हफ्ते वादा किया था, राजेश ने हल्के से कहा। भाई, आप यहीं हमारा इंतज़ार करें, मुझे पापा के साथ थोड़ा काम है, मैं अभी वापस आती हूँ। यूनिफॉर्म वाली लड़की ने सिद्धार्थ से बात की। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। फिर उसने अपने पिता को 10 मीटर दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। पापा, आप इसे ड्राइवर के तौर पर क्यों नहीं रख लेते? बकवास, इतनी कम उम्र में कोई ड्राइवर कैसे हो सकता है? और वो तो अनजान है। कम उम्र का मतलब ये नहीं कि वो ड्राइवर नहीं बन सकता। आप उसके प्रति पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें आमतौर पर सब कुछ करने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। पापा, दोनों ने 1 मिनट तक बहस की और आखिरकार एक सहमति बन गई। यूनिफॉर्म वाली लड़की ने अपने पिता की बांह पकड़ी और मीठी मुस्कान के साथ वापस आए। राजेश खुराना बोले, नौजवान, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है? राजेश बोले, अच्छा, क्या तुम्हारे पास समय है एक काम करने का? मुझे और मेरी बेटी को ले जाओ, मैं तुम्हें ओला उबर की कीमत से 10 गुना दूंगा। आप कौन सी गाड़ी चलवाना चाहते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। रोल्स रॉयस महाराजा। राजेश की भवें गर्व से उठी। ये लग्जरी कार करीब 8 करोड़ की थी। इत्तेफाक से सिद्धार्थ हाल ही में कुरियर डिलीवरी के लिए एक लग्जरी कार खरीदना चाहता था और रोल्स रॉयस महाराजा उसकी पसंद में से एक थी। हाँ, ठीक है, गाड़ी कहाँ है? मैं आपको ले चलता हूँ, कोई चार्ज नहीं। सिद्धार्थ मान गया। राजेश की आंखें चमक उठीं। ये नौजवान सचमुच थोड़ा समझदार है। उसने पैसे नहीं लिए, क्या उसने मेरे उसे नौकरी देने के इरादे को भांप लिया? पार्किंग लॉट। सिद्धार्थ ने चाबी ली और दबाए। ड्यू ड्यू, एक आवाज़ आई। रोल्स रॉयस महाराजा शांत और दबंग लग रही थी। तीनों गाड़ी में बैठ गए। सिद्धार्थ ने इंटीरियर देखा। आखिरकार, ये कई मिलियन डॉलर की लग्जरी कार थी। इंटीरियर भी शानदार था। पिछली सीट इतनी बड़ी थी कि 2 लोग आराम से बैठ सकते थे। सिद्धार्थ अपने आप से बात करने लगा, ये गाड़ी कुरियर डिलीवरी के लिए बहुत सही है। खुराना बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये नौजवान कितना ज़मीन से जुड़ा है। 8 करोड़ की लग्जरी कार को कुरियर डिलीवरी के लिए सही बता रहा है। एक्सीलरेटर दबाया, इंजन चालू। सीट बेल्ट बांध लें, हम चल रहे हैं। सिद्धार्थ बहुत प्रोफेशनल था। बाप बेटी ने भी वैसा ही किया। रोल्स रॉयस महाराजा। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ये कुरियर वाला लड़का 8 करोड़ की लग्जरी कार इतने आराम से चला रहा था, बिना जरा भी घबराहट के। बल्कि वो तो बहुत आसानी से ड्राइव कर रहा था। जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की पिछली सीट से सिद्धार्थ का चेहरा देख रही थी। उसे वो और ज्यादा पसंद आने लगा। उसका दिमाग सपनों में खो गया। अगर ये भाई मेरे घर ड्राइवर बनकर आए तो मैं ज़रूर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। आखिर समय के साथ प्यार तो बनता ही है। ज़्यादा समय साथ रहें और फिर भी वो मुझे पसंद न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे, कितनी शर्मिंदगी। लेकिन भाई सचमुच बहुत हैंडसम है। उसका चेहरा किसी हीरो जैसा है। मेरे साथ एकदम परफेक्ट जोड़ी बनेगी। आखिर मैं तो कॉस्प्ले की दुनिया में मशहूर रानी ऑफ कॉस्प्ले हूँ। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए सिर्फ एक हैंडसम भाई ही सही है। इस समय सिद्धार्थ को दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की बहुत अच्छी जानकारी थी। उसने बिना नक्शा देखे एक्वा किंगडम की ओर गाड़ी मोड़ दी। लगभग 5 मिनट ड्राइव करने के बाद एक तिराहे पर सिद्धार्थ ने सीधे बीच वाली सड़क ले ली। राजेश खुराना ने भौहें सिकोड़ी। तारा, मैं उसे पहले 90 नंबर दे सकता था, लेकिन अब सिर्फ 70। इस रास्ते को NH8 से जाना चाहिए था, लेकिन उसने NH48 लिया। अब 2 मिनट देर हो जाएगी। पापा, आप ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह क्यों करते हैं? वो तो बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा है। जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की ने पक्ष लिया। हालांकि दोनों की बातचीत जोर से हो रही थी, लेकिन सामने बैठे सिद्धार्थ ने सब साफ सुन लिया। उसने हल्के से कहा, आपको नहीं पता, आज NH8 पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ है। वहां अभी काम चल रहा है। अगर उस रास्ते जाएंगे तो बीच में फंस जाएंगे और आखिरकार वापस इसी रास्ते आना पड़ेगा। राजेश खुराना की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान रह गए। चुपके से फ़ोन उठाया और दिल्ली के NH8 को सर्च किया। आज दिल्ली के योंगक्वान स्ट्रीट पर NH8 पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ। रास्ता अभी बंद है, कृपया इस रास्ते से बचें। सचमुच? अरे, राजेश खुराना कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें नहीं लगा था कि वो इतना तैयार होगा। इस बार उसका जवाब एकदम सटीक था। जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की ने अपने पापा का फ़ोन छीना और देखा। उसका प्यार तुरंत बढ़ गया। वाह, कितना कमाल है।
शानदार। ड्राइविंग की काबिलियत तो दूसरी बात है, सबसे ज़रूरी है कि वो हैंडसम है। सटाक। सिद्धार्थ ने गाड़ी आराम से रोकी। तीनों गाड़ी से उतरे। राजेश खुराना ने सिद्धार्थ को अब कम तिरस्कार और ज़्यादा तारीफ भरी नज़रों से देखा और पूछा, नौजवान, तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। चूंकि तुमने किराया नहीं लिया, क्या तुम हमारे खुराना परिवार के ड्राइवर बनने में दिलचस्पी रखते हो? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। ड्राइवर बनकर जिंदगी का अनुभव कैसे ले पाएगा? अचानक मना किए जाने से राजेश खुराना को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने सीधे बात रखी, सालाना तनख्वाह 15 लाख, 5 बीमा और एक हाउसिंग फंड, और काम बहुत आसान है। 15 लाख की इतनी ऊंची तनख्वाह, मुझे नहीं लगता कि तुम ललचाओगे नहीं। सिद्धार्थ ने शांत होकर मुस्कुराया, माफ करें, मुझे लगता है मेरा मौजूदा काम काफ़ी अच्छा है। लगता है कुछ तो बात है। राजेश खुराना ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि शायद कीमत की बात है। उन्होंने तुरंत कीमत बढ़ाई। 20 लाख, सचमुच? ये पैसे की बात नहीं है। सिद्धार्थ ने फ़ोन की ओर देखा, माफ करें, मेरे हाउसकीपर का फ़ोन है। खुराना परिवार के बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और दोनों हैरान रह गए। क्या हाउसकीपर? वो कुरियर है और उसके पास हाउसकीपर भी है। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले एक सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी पॉइजन तेजी से आई और सिद्धार्थ के पास रुकी। कूल, दबंग, सबका ध्यान खींचने वाली। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शानदार सूट टाई में अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसने निमंत्रण का इशारा किया, सिद्धार्थ जी, कृपया गाड़ी में बैठें। सिद्धार्थ ने मुड़कर खुराना बाप बेटी को विनम्र मुस्कान के साथ अलविदा कहा, फिर सिर झुकाकर गाड़ी में बैठ गया। दरवाज़ा बंद हुआ, लैम्बोर्गिनी पॉइजन चली गई। अरे नहीं, राजेश खुराना हैरान रह गए। उन्होंने उस लग्जरी कार को पहचान लिया। लैम्बोर्गिनी पॉइजन का कूपे वर्जन, जो दुनिया में सिर्फ 3 है और जिसकी कीमत 800 करोड़ से शुरू होती है। पता चला वो सचमुच रोल्स रॉयस महाराजा कुरियर डिलीवरी के लिए खरीदने की बात कर रहा था। ये क्या बात हो गई? जिंदगी का अनुभव लेने वाला धनराज कहाँ से आ गया? ये तो हद से ज़्यादा है। पहले तो सादगी और अब 800 करोड़ की लैम्बोर्गिनी को मज़े के लिए चला रहा है। हाय, मैं राजेश खुराना दशकों से बिजनेस की दुनिया में हूँ, लेकिन इस बार मैं गलत था। राजेश ने आह भरी और अचानक पूछा, तारा, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? किसी धनराज का बेटा? जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं उसे नहीं जानती। मैंने भी उसे पहली बार देखा है। फिर क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, बहुत पसंद है। पापा तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं। ये रहा उसका फ़ोन नंबर। राजेश खुराना ने अपना फ़ोन निकाला, सिद्धार्थ का नंबर कॉपी पेस्ट किया और अपनी बेटी को भेज दिया। जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की हैरान, यकीन नहीं हुआ। पापा, आप इतनी जल्दी राय बदल लेते हैं। # अध्याय 19। डिंग, खास इवेंट शुरू हुआ। साइन इन सफल। इनाम, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी। प्राप्त करने का तरीका, टाइटन बुटीक। पता, कौन और प्लेस, दिल्ली। अरे, मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। कहते हैं ना, गरीब गाड़ियाँ खेलते हैं और अमीर घड़ियाँ। ये टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी टाइटन की सबसे शानदार कृति है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी आधिकारिक कीमत है 176 करोड़ रुपये। जरा भी अतिशयोक्ति नहीं, इसका एक प्लेटिनम स्क्रू आम आदमी की 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है। इसके अलावा इसकी तकनीकी जटिलता और शानदार डिज़ाइन की वजह से टाइटन के 180 मास्टर वॉचमेकर्स में से सिर्फ 2 ही इस मॉडल को बना सकते हैं। और हर साल सिर्फ 2 घड़ियां बनती हैं। ये वो शीर्ष घड़ी है जिसका अमीर लोग सपना देखते हैं। ये घड़ियों का बादशाह है। टाइटन बुटीक। सिद्धार्थ और मोहन अंकली की स्टोर में दाखिल हुए। बुटीक का इंटीरियर बहुत प्रोफेशनल था, ज़्यादातर गोल्डन रंगों में। काउंटर एकदम साफ और व्यवस्थित थे और सभी से हल्की सी शाही खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ सीधे काउंटर पर गया। हाय, मैं अपनी एक चीज़ लेने आया हूँ। ठीक है, कृपया अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम बताएं। टाइटन बुटीक की बात ही अलग थी, यहाँ तक कि स्टाफ का हिंदी उच्चारण भी बहुत सटीक था। सिद्धार्थ रॉय, एक XXXXXXXXX। जब वेटर ने जानकारी चेक की, उसकी आंखें फट गईं। स्टोर का खजाना, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल पुरुषों की घड़ी, जिसके बारे में पता चला कि वो बिक चुकी है। और मौजूदा मालिक का नाम ठीक यही ग्राहक था, सिद्धार्थ रॉय। ये तो 176 करोड़ की कीमत वाली घड़ी थी, लेकिन ये ग्राहक तो कुरियर की वर्दी में है। कहीं सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं? वेटर एक पल के लिए घबरा गया और जल्दी से सिद्धार्थ से बोला, नमस्ते सिद्धार्थ जी, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं अपने मैनेजर से पूछकर आता हूँ। खबर सुनते ही मैनेजर ने ज़रा भी देर नहीं की। वो जल्दी से आया, उत्साह से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और आदर भरे चेहरे के साथ बोला, नमस्ते नमस्ते, क्या आप सिद्धार्थ रॉय जी हैं? हाँ, ये टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी, मुझे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फ़ोन आया था कि ये आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ एक नेत्रलॉक सिस्टम है।
क्या आपके लिए अपनी पहचान नेत्रलॉक सिस्टम से वेरीफाई करना ठीक रहेगा? हाँ, ठीक है, सिद्धार्थ मान गया। वो स्टोव की सख्ती को समझ सकता था। आखिर 176 करोड़ की घड़ी को सिर्फ नाम और फ़ोन नंबर देकर ले जाना आसान नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने फिर एक नेत्रलॉक डिवाइस लिया, सिद्धार्थ की आंखों को उसकी ओर करने को कहा और पलक झपकाने को बोला। ड्रॉप, पहचान सफल। क्या बात है, ये सचमुच उसकी थी। वेटर हैरानी में कुछ बोल नहीं पाया। मैनेजर का दिल तो जैसे उफान मार रहा था, लेकिन बाहर से वो शांत रहा। सिद्धार्थ रॉय जी, पहचान पूरी हो गई। मैं आपके लिए घड़ी लाता हूँ। मैनेजर ने एक शानदार काउंटर से 176 करोड़ की टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी निकाली। जे के यूनिफॉर्म वाली लड़की ने कंफ्यूज होकर कहा, मैं उसे नहीं जानती। मैंने भी उसे पहली बार देखा है। फिर क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, बहुत पसंद है। पापा तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं। ये रहा उसका फ़ोन नंबर। राजेश खुराना ने अपना फ़ोन निकाला, सिद्धार्थ का नंबर कॉपी पेस्ट किया और अपनी बेटी को भेज दिया। जे के यूनिफॉर्म वाली लड़की हैरान, यकीन नहीं हुआ। पापा, आप इतनी जल्दी राय बदल लेते हैं। # अध्याय 19। डिंग, खास इवेंट शुरू हुआ। साइन इन सफल। इनाम, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी। प्राप्त करने का तरीका, टाइटन बुटीक। पता, कॉनॉट प्लेस, दिल्ली। अरे, मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। कहते हैं ना, गरीब गाड़ियाँ खेलते हैं और अमीर घड़ियाँ। ये टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी टाइटन की सबसे शानदार कृति है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी आधिकारिक कीमत है 176 करोड़ रुपये। जरा भी अतिशयोक्ति नहीं, इसका एक प्लेटिनम स्क्रू आम आदमी की 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है। इसके अलावा इसकी तकनीकी जटिलता और शानदार डिज़ाइन की वजह से टाइटन के 180 मास्टर वॉचमेकर्स में से सिर्फ 2 ही इस मॉडल को बना सकते हैं। और हर साल सिर्फ 2 घड़ियां बनती हैं। ये वो शीर्ष घड़ी है जिसका अमीर लोग सपना देखते हैं। ये घड़ियों का बादशाह है। टाइटन बुटीक। सिद्धार्थ और मोहन अंकल एक साथ स्टोर में दाखिल हुए। बुटीक का इंटीरियर बहुत प्रोफेशनल था, ज़्यादातर गोल्डन रंगों में। काउंटर एकदम साफ और व्यवस्थित थे और सभी से हल्की सी शाही खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ सीधे काउंटर पर गया। हाय, मैं अपनी एक चीज़ लेने आया हूँ। ठीक है, कृपया अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम बताएं। टाइटन बुटीक की बात ही अलग थी, यहाँ तक कि स्टाफ का हिंदी उच्चारण भी बहुत सटीक था। सिद्धार्थ रॉय, एक XXXXXXXXX। जब वेटर ने जानकारी चेक की, उसकी आंखें फट गईं। स्टोव का खजाना, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल पुरुषों की घड़ी, जिसके बारे में पता चला कि वो बिक चुकी है। और मौजूदा मालिक का नाम ठीक यही ग्राहक था, सिद्धार्थ रॉय। ये तो 176 करोड़ की कीमत वाली घड़ी थी, लेकिन ये ग्राहक तो कुरियर बॉय की वर्दी में है। कहीं सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं? वेटर एक पल के लिए घबरा गया और जल्दी से सिद्धार्थ से बोला, नमस्ते सिद्धार्थ जी, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं अपने मैनेजर से पूछकर आता हूँ। खबर सुनते ही मैनेजर ने जरा भी देर नहीं की। वो जल्दी से आया, उत्साह से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और आदर भरे चेहरे के साथ बोला, नमस्ते नमस्ते, क्या आप सिद्धार्थ रॉय जी हैं? हाँ, ये टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी, मुझे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फ़ोन आया था कि ये आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। मुझे पता है, लेकिन हमारे यहाँ एक नेत्रलॉक सिस्टम है। क्या आपके लिए अपनी पहचान नेत्रलॉक सिस्टम से वेरीफाई करना ठीक रहेगा? हाँ, ठीक है, सिद्धार्थ मान गया। वो स्टोव की सख्ती को समझ सकता था। आखिर 176 करोड़ की घड़ी को सिर्फ नाम और फ़ोन नंबर देकर ले जाना आसान नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने फिर एक नेत्रलॉक डिवाइस लिया, सिद्धार्थ की आंखों को उसकी ओर करने को कहा और पलक झपकाने को बोला। ड्रॉप, पहचान सफल। क्या बात है, ये सचमुच उसकी थी। वेटर हैरानी में कुछ बोल नहीं पाया। मैनेजर का दिल तो जैसे उफान मार रहा था, लेकिन बाहर से वो शांत रहा। सिद्धार्थ रॉय जी, पहचान पूरी हो गई। मैं आपके लिए घड़ी लाता हूँ। मैनेजर ने एक शानदार काउंटर से 176 करोड़ की टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी निकाली। बॉक्स खोला और सिद्धार्थ को सौंपा। सिद्धार्थ रॉय जी, मुझे इजाज़त दें कि मैं इसे आपके लिए पहनाऊं। सिद्धार्थ ने सहमति दी। मैनेजर ने कुशलता से सिद्धार्थ को घड़ी पहनाई। पल भर में जैसे उसका रौब ही बदल गया। कुरियर बॉय की वर्दी में सिद्धार्थ की कलाई पर 176 करोड़ की प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी चमक रही थी। प्लेटिनम की चमक, हैंडसम का धमाका। दुकान में मौजूद कुछ महिला सेल्सपर्सन की आंखें तारे देख रही थीं। वे बहुत जलन महसूस कर रही थीं। अरे, कितना हैंडसम है। पहली बार लग रहा है कि कुरियर बॉय इतना हैंडसम हो सकता है। इतना चमकदार। पता चला, रॉब का ताल्लुक कपड़ों से नहीं है। ये कैसा जादुई कुरियर बॉय है। 176 करोड़ की घड़ी खरीद सकता है। मैं तो नौकरी छोड़ देती हूँ, कुरियर बनने जा रही हूँ। बेवकूफ़ मत बन। ये ज़रूर कोई धनराज होगा जो ज़िंदगी का अनुभव लेने कुरियर बॉय बना है। टाइटन बुटीक से बाहर निकले। ऐसी घड़ी हासिल करने के बाद सिद्धार्थ का मूड अभी भी बहुत अच्छा था।
डोंग डोंग डोंग। वीचैट वॉयस कॉल था सिया कपूर का। सिद्धार्थ ने कॉल लिया। सिया ने नखरे से कहा, सिद्धार्थ भाई, मेरे पास एक काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिद्धार्थ बोला, क्या बात है, बता। पिछली बार मैंने तुम्हारा एक एहसान लिया था, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। सिया ने दुखी अंदाज में कहा, आज रात मेरी क्लासमेट का जन्मदिन है। सब अपने बॉयफ्रेंड्स को ला रही हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? प्लीज़ प्लीज़। सिद्धार्थ मुस्कुराया, ठीक है, पिछली बार तुमने भी तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करके मेरी मदद की थी ना। ठीक, फिर पक्का। शाम 7:30 बजे, लोट्स पेविलियन रेस्तरां। जब आओ मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक, डू। कॉल खत्म हुई। सिया खुशी से बिस्तर पर लौटने लगी। ही, प्लान कामयाब। अब नाटक को हकीकत में बदल दूंगी। सिद्धार्थ भाई मेरे होंगे, लेकिन नहीं, सिद्धार्थ भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। ओह, सब कुछ अपने आप होना चाहिए। बीप। वीचैट फिर बजा। सिया ने सोचा शायद सिद्धार्थ का जवाब है, लेकिन पता चला कि ये उसकी सहेलियों का वीचैट ग्रुप चैट था। सहेलियों, आज रात का समय बदलकर 7 बजे कर दिया गया है। 7:30 थोड़ा देर हो जाएगा, 7 बजे। ये बात उस जन्मदिन वाली लड़की की थी जिसका नाम था अंजलि नायर। सिया, क्या 7 बजे? मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तो 7:30 पर मिलने वाले थे। तुम लोग बहुत बुरे हो। सहेली 1, सिया, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड 7 बजे नहीं मिल सकते, इसमें क्या बड़ी बात है? सिया, लेकिन। सहेली 2, लेकिन क्या? अगर नहीं कर सकते तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मत आना। सहेली 3, हाँ सिया, मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम, जो दिन भर घर पर गेम खेलती हो या पेंटिंग करती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी होगा। क्या ऑनलाइन डेटिंग शुरू की? आ जाओ, मैं मजाक नहीं करूंगी। सहेली 3, सिया, तुम चुप क्यों हो? मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियसली मत ले। सहेली 4, अरे सिया को और मत छेड़ो, वो तो बस इंटरनेट की दीवानी है, ऑनलाइन ना जाए तो बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएगी? सहेली 1, हाँ, अब बाहर मत निकलो, तुम लोग इतने सीधे साधे हो। सिया तो अब चैट ही नहीं करेगी। सहेली 2, सिया, आज रात अपने बॉयफ्रेंड को ले आना, हम सब उसे चेक करेंगे। सिया ने ग्रुप चैट बंद कर दी। उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसने स्क्रीन के सामने मुंह फुलाकर बड़बड़ाया, तुम लोग नकली सहेलियां हो। सिद्धार्थ भाई इतने अच्छे हैं, तुम्हें क्या चेक करने की ज़रूरत है? अगर ये गेम में होता तो सिया ने इन सब के बगीचे को अड़हुओं के फूलों से भर दिया होता। लेकिन ये असल जिंदगी की सहेलियां थीं। सिया असल में शांत रहती थी, लेकिन इंटरनेट पर जोरदार पंच मारती थी। लेकिन वो बहुत समझदार थी। इंटरनेट पर उसका हौसला ज्यादा था। उसका डरपोक स्वभाव उसे असल जिंदगी में नुकसान पहुंचाता था, लेकिन सिद्धार्थ से मिलने के बाद वो धीरे धीरे बदल रही थी। सोचने के बाद सिया ने फिर भी सिद्धार्थ को मैसेज करने का फैसला किया। सिद्धार्थ भाई, हमारे जन्मदिन की पार्टी का समय बदलकर 7 बजे हो गया है। क्या तुम थोड़ा पहले आ सकते हो, या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और हम साथ जाएं? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटे बाद शाम 6:40 बजे। सड़कें जगमगा रही थीं। रात की जिंदगी अभी शुरू हुई थी। सिया कपूर ने ध्यान से तैयारियां की। पहले वह लड़कियों जैसी शैली में रहती थी, लेकिन अब उसका लुक थोड़ा बड़ा और समझदार हो गया था। फिर भी वह अब भी बहुत सुंदर थी। नई शैली में भी वह कमाल लग रही थी, और उसका 95 का स्कोर बिल्कुल सही था। लोर्ड्स पेविलियन के गेट पर सिया कपूर वहां पहुंची। अंजलि नायर और उनका दोस्त रोहित पिल्लई भी आए। सिया को अकेले देखकर अंजलि को थोड़ा अटपटा लगा। अंजलि ने इधर उधर देखा और पूछा, अरे सिया, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वह शायद अभी कुछ काम में फंसा होगा। सिया ने होंठ सिकोड़े। उसे पक्का नहीं था कि सिद्धार्थ रॉय आज रात आएगा या नहीं। कोई बात नहीं, न आए तो भी चलता है। चलो पहले अंदर चलते हैं, अंजलि ने हंसकर कहा। उसने ज्यादा बात नहीं की। आखिर आज उसका जन्मदिन था तो उसे खुश रहना था। रेस्टोरेंट के कमरे में खाने का ऑर्डर देने लगे। बाकी लड़कियां भी एक एक करके आ गईं। कुल 4 लड़कियां थीं और सभी अपने दोस्तों के साथ थीं। सिया अकेली थी, इसलिए थोड़ी अलग दिख रही थी। इन सहेलियों ने चुपके से सिया विरोधी गैंग बनाया था। इसमें सबसे आगे थी क्रूर देवी। स्नेहा दुबे और रितिका सक्सेना उसकी मदद कर रही थीं। स्नेहा ने बात शुरू की, सिया, तुम्हारा दोस्त आने वाला था ना? कौन है वो? रितिका ने तुरंत कहा। हाँ सिया, अब तो बता। कहते हैं ना, सच सामने आते ही सब खत्म। तुम्हारा ऑनलाइन वाला दोस्त भरोसेमंद नहीं है। सिया का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मेरे दोस्त को कुछ काम है, शायद इसलिए नहीं आ पाया। इतना काम कि खाना खाने का भी समय नहीं। हाँ बिल्कुल। लड़कियां ताने मारने लगीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सब ने उधर देखा। सिया को लगा शायद अब कोई उम्मीद जागे, लेकिन स्नेहा और रितिका की चाल कामयाब हो गई। वे एक दूसरे को देखकर हंसी। आ गई,
ये थी उनकी सबसे बड़ी ताकत, क्रूर देवी। प्लान के मुताबिक पहले स्नेहा और रितिका सिया को बातों से दबाएंगी, फिर क्रूर देवी आएगी और सिया का हौसला तोड़ देगी। क्रूर देवी के चेहरे पर घमंड था। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता से सब हार जाएंगे। उसके पीछे एक लड़का था जो उसका बैग लिए चल रहा था। हैरानी की बात, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि दिव्या अरोड़ा थी, जिसका सिद्धार्थ रॉय से रिश्ते की बात हुई थी। वह और सिया कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। कॉलेज में दिव्या को एक अच्छा सीनियर पसंद था, लेकिन वह सीनियर सिया पर फिदा हो गया। सिया उस समय इंटरनेट में डूबी रहती थी। उस सीनियर ने सिया को कई प्रेम पत्र भेजे, लेकिन सिया को उस सीनियर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस गेम खेलती थी और मानती थी कि गेमिंग में प्यार नहीं होता। इसलिए उसने सीनियर को मना कर दिया। इस बात से दिव्या को बहुत जलन हुई। वह तब से सिया से चिढ़ती थी। मैं, दिव्या, इतनी शानदार, फिर भी एक गेम खेलने वाली लड़की से कैसे कम हो सकती हूँ? उसमें ऐसा क्या है? ऐसी छोटी मोटी लड़की को तो मैं एक झटके में हरा दूँ। मैं, दिव्या, जिसे क्रूर देवी कहते हैं, मेरा लुक और स्टाइल दोनों लाजवाब हैं। फिर सिया से कैसे हार सकती हूँ? वह सीनियर पागल था जो ऐसी लड़की को चाहता था। इसलिए दिव्या सिया को हमेशा अपनी राह का कांटा मानती थी। उसे मौका मिले तो वह सिया को नीचा दिखाना चाहती थी। इस जन्मदिन की पार्टी में उन्होंने सिया विरोधी गैंग बनाया था। दिव्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिया, बहाने मत बना। तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं। है मेरा दोस्त, सिया ने हिम्मत से जवाब दिया। वह हौसले में पीछे नहीं हट सकती थी। दिव्या ने हंसकर कहा, मुझे पता है, तुम बस घर पर रहती हो, गेम खेलती हो या पेंटिंग करती हो। दोस्त कहाँ से लाए? स्नेहा ने साथ दिया। ऑनलाइन दोस्ती कितना आसान है, आजकल तो यही चलता है न। सिया को गुस्सा आया। उसने साफ कहा, नहीं, मेरा दोस्त और मैं असल में मिले हैं। अच्छा, कैसे मिले? जरा बता। दिव्या के चेहरे पर मजाकिया भाव थे। देखें, अब तुम क्या कहानी बनाती हो। कुरियर लेते वक्त मैं कुरियर ले रही थी, तभी मिले, सिया ने कहा। अंजलि और रोहित को छोड़कर बाकी 5 जोड़े हंसने लगे। हा, मैं तो समझी कोई खास होगा। कुरियर वाला निकला। हा, हंसी नहीं रुक रही। कुरियर वाला तो ऑनलाइन दोस्त से भी बेकार है। मजा आ गया, अब समझ आया आज क्यों नहीं आया। कुरियर देने गया होगा, दिव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सिया, कॉलेज में तुम्हें चाहने वाले कितने अच्छे लड़के थे। उनमें से किसी को चुन लेती तो कुरियर वाले दोस्त तक तो नहीं आता न। उसे कुरियर वालों से बहुत चिढ़ थी। पिछली बार रिश्ते की बात में उसे एक बड़ा बोलने वाला कुरियर वाला मिला था, जिसने उसे परेशान कर दिया था। सिया को गुस्सा आया। मैं तुम्हें उसे बुरा कहने नहीं दूंगी। वह तुमसे लाख गुना बेहतर है। बस आज वह सचमुच व्यस्त है। सबने सिर हिलाया और चुपके से हंसने लगे। कुरियर वाला भला कितना अच्छा हो सकता है। दिव्या अरोड़ा ने बात बदल दी। उसका लहजा अचानक शांत हो गया। सिया, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम इतनी सीधी और अच्छी हो। आजकल दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें ठग लेगा? ऑनलाइन दोस्ती पर भरोसा नहीं होता, और कुरियर वाले की तनख्वाह तो बस कुछ हजार की होती है। तुम तो उससे ज्यादा कमाती होगी न। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारे पैसे और दिल दोनों चुरा ले। ये दिव्या अरोड़ा बहुत चालाक थी। पहले उसने मजाक उड़ाया, ताने मारे। अब वह नकली चिंता दिखाने लगी। अच्छी बुरी हर बात कह डाली। बाहर से लगता था कि वह सिया की मदद करना चाहती है, लेकिन असल में वह सिया को और मुश्किल में डालना चाहती थी। स्नेहा दुबे और रितिका सक्सेना ने भी साथ देना शुरू किया। सिया, हमें बुरा मत मानना, हम तुम्हारी सहेलियां हैं। ये तुम्हारे भविष्य की बात है। दिव्या ठीक कह रही है। हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भले ही तुम्हारा दोस्त कुरियर वाला हो, लेकिन अगर वह ऐसी पार्टी में भी नहीं आता तो शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल, तुमने ज्यादा लड़के देखे नहीं हैं। शायद कुरियर वाला तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करता है और तुम्हें वह पसंद आ गया। लेकिन मैं बताती हूँ, जो लड़के बस मीठी मीठी बातें करते हैं वे सबसे बेकार होते हैं। जो तुम पर पैसे खर्च करे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दिव्या, स्नेहा और रितिका ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन खुश हुईं। सिया विरोधी गैंग की जीत हो रही थी। हुर्रे! सिया कुछ नहीं बोली। दिव्या अब और बड़ा हमला करने की सोच रही थी। वह सिया को पूरी तरह हराना चाहती थी और अब सही मौका था। सिया, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। अभी अपने दोस्त को फोन करो। अगर वह नहीं आता तो उससे रिश्ता तोड़ दो। देखो वह आता है या नहीं। अगर नहीं आया तो इसका मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करता। फिर बिना सोचे रिश्ता खत्म कर दो। हाँ, अगर मेरा दोस्त ना आए तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँ। रितिका की आवाज़ तेज थी, जैसे कोई शेरनी हो। ये सुनकर सारे लड़के डर गए। उनकी टांगें कांपने लगीं। सब घबराए हुए लग रहे थे। सिया को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन वह ये फ़ोन नहीं करना चाहती थी। पहली बात, सिद्धार्थ रॉय उसका दोस्त था ही नहीं। दूसरी बात, उसे लगता था कि ऐसा करने से सिद्धार्थ के सामने उसकी इज्जत कम हो जाएगी।
सिया, फोन करो, डर क्यों रही हो? हाँ, करो ना, हम सब यहीं हैं। हम तुम्हें सलाह देंगे, जल्दी फोन करो, अगर तुम नहीं करोगी तो हम तुम्हारा फोन लेकर खुद करेंगे। कहते हैं 3 औरतें मिलकर पूरा ड्रामा कर सकती हैं। सिया के खिलाफ ये तीनों सहेलियां बहनापे का नाटक कर रही थीं। सिया अकेली थी, वह सबका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। दिव्या अब सिया का फोन छीनकर खुद कॉल करने की तैयारी में थी। सिया पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तारांकन धड़ाम, तारांकन तारांकन। तभी दरवाजा फिर से खुला। एक बहुत सुंदर और शानदार लड़का अंदर आया। सिया, माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। सिद्धार्थ रॉय बड़े आराम से सिया के पास गया। सिया सिद्धार्थ के गले लग गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सिसकने लगी। सिद्धार्थ, तुम लेट नहीं हुए, तुम आ गए, ये बहुत है। हूँ। अच्छा, रो मत, रोने से मेकअप खराब हो जाएगा। सिद्धार्थ ने धूप जैसी गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, जैसे सर्दी में गर्म सूरज। उसने सिया के आंसू धीरे से पोंछे। सिया को चुप कराने के बाद सिद्धार्थ ने सबकी तरफ देखा। वह बहुत शांत और सभ्य था। हाय, मैं सिया कपूर का दोस्त सिद्धार्थ रॉय हूँ। मैं 15 मिनट लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हर तरफ सन्नाटा, खामोशी। जैसे ही सिद्धार्थ कमरे में आया, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। 6 लड़कियां उसे घूर रही थीं। उनके दोस्त भी हैरान थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कमरे में सुई गिरने की आवाज़ सुनाई दे सकती थी। सिया का दोस्त इतना सुंदर कैसे हो सकता है? शांत, शानदार, हवा में खड़ा यश। हाय कर्मा, ऐसा जादुई चेहरा, गजब का स्टाइल और हर अदा में कुछ खास बात। सिया का दोस्त इतना कूल है, मैं तो जलन महसूस कर रही हूँ। ये कुरियर वाला कहाँ है? ये तो कुरियर वाला नहीं लगता। उसके कपड़े और पैंट गुची के नए मॉडल हैं, कम से कम 5 लाख के। इतना शानदार लुक। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। सबके दिल में चुपके से सिद्धार्थ रॉय को परख रहे थे। अचानक रोहित पिल्लई की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, टाइटन, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम, टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी, इसकी कीमत 176 करोड़ रुपये है। 176 करोड़? अरे सचमुच या मजाक? अंजलि नायर ने भी अपने दोस्त को हैरानी से देखा। दिव्या अरोड़ा सबसे पहले खड़ी हुई और सवाल उठाया, यह नकली होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह इतना अमीर कैसे हो सकता है? वह दूसरों को भूल सकती थी, लेकिन इस लड़के को वह राख हो जाने पर भी याद रखेगी। वह तो कुरियर वाला है। उसके कपड़ों पर उसने शायद अपनी साल भर की कमाई खर्च की होगी। ये घड़ी तो ज़रूर नकली होगी, जो उसने सस्ते में खरीदी होगी। रोहित इस वक्त बहुत उत्साहित था। उसने पक्के तौर पर कहा, बिल्कुल सच्ची, मैंने कोई गलती नहीं की। ये लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत ऑफिशियल वेबसाइट पर 176 करोड़ है। मैंने इस घड़ी के बारे में पहले पढ़ा था। मैं आपको समझाता हूँ। ये टाइटन सेलेस्टियल प्लेटिनम मैकेनिकल घड़ी टाइटन की सबसे शानदार कृति है। इसके मूवमेंट में 686 प्लेटिनम पार्ट्स और 55 रत्न हैं। इसमें 12 जटिल फंक्शन हैं। इसके अनोखे डिज़ाइन और बेहद मुश्किल बनाने की प्रक्रिया की वजह से दुनिया में टाइटन के 180 मास्टर घड़ी साजों में से सिर्फ 2 ही इसे बना सकते हैं। यानी इस घड़ी की नकल नहीं हो सकती। तो उसकी घड़ी पक्का असली है। रोहित की बात सुनकर सब हैरान रह गए। वाह, ये तो कमाल है, गजब, ये घड़ी कितनी शानदार है। अब समझ आया, लोग घड़ियों और घड़ियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। 176 करोड़ की घड़ी, ये कितना अमीर है। इससे तो दिल्ली के दूसरी रिंग रोड में फ्लैट खरीदा जा सकता है। सिया कितनी खुशकिस्मत है, उसका दोस्त तो धनराज है। मुझे जलन हो रही है, मैं तो बिल्कुल ईर्ष्या कर रही हूँ। रोहित की जानकारी ने अंजलि को भी थोड़ा गर्व महसूस कराया, हालांकि यह सिद्धार्थ की 1% शान के बराबर भी नहीं था। रोहित इस वक्त बहुत उत्साहित था। उसने सिद्धार्थ को देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, सिद्धार्थ भैया, क्या मैं आपकी घड़ी को छू सकता हूँ, बस थोड़ा सा। ये बात भले ही बचकानी लगे, लेकिन किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सब इसे गंभीरता से ले रहे थे। ये 100 करोड़ से ज्यादा की घड़ी थी। इसे छूना ऐसा था जैसे 100 करोड़ की स्पोर्ट्स कार चलाना। इसमें हंसने वाली क्या बात थी। सिद्धार्थ ने बड़े दिल से घड़ी उतारी और आराम से रोहित को दे दी। रोहित ने दोनों हाथों से उसे सावधानी से पकड़ा। उसे डर था कि कहीं उस पर एक छोटा सा खरोंच भी न आ जाए। वह बहुत उत्साहित था। इस पल में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह घड़ी की सुई की आवाज़ सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पला गया हो। उत्साह, गजब का उत्साह। सबको जलन हो रही थी, लेकिन कोई और ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। 10 सेकंड बीते। रोहित ने बड़े प्यार से घड़ी सिद्धार्थ को लौटाई और बार बार शुक्रिया कहा। सिद्धार्थ ने शांति से घड़ी ली और अपनी जेब में रख ली। तभी वेटर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। श्रीमान रॉय, हमारे मैनेजर ने आपके लिए शान पार्किंग की जगह रिजर्व कर दी है। आप नीचे जाकर अपनी गाड़ी वहां पार्क कर सकते हैं।
ठीक है, सिद्धार्थ वेटर के साथ नीचे गया। कमरे में मौजूद सब लोग खिड़कियों की तरफ भागे। उन्होंने देखा सड़क किनारे खड़ी एक लैम्बोर्गिनी सुपरकार उस खास शान पार्किंग में चली गई जो सिद्धार्थ के लिए खाली की गई थी, और इस सुपरकार का मालिक था सिद्धार्थ रॉय। सबके मुंह खुले रह गए। स्नेहा दुबे ने फोटो खींची और ऑनलाइन सर्च किया। हाय भगवान, लैम्बोर्गिनी वेनम 800 करोड़ की। उसके पास सचमुच स्पोर्ट्स कार है। स्नेहा इतनी उत्साहित थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। दिव्या ने स्नेहा का फोन छीना। उसने देखा और उसकी आंखें फट गईं। वह पूरी तरह हैरान थी। फोन सबके हाथों में घूमने लगा। वे लड़के जो आज रात दिखावा करने की पूरी तैयारी करके आए थे, अब पूरी तरह निराश हो गए। पहले तो 176 करोड़ की घड़ी ही बहुत थी, और अब 800 करोड़ की लग्जरी कार। ये तो हद हो गई। दिव्या को अब पछतावा होने लगा था। वह चुपके से एक तरफ दुखी थी। उसे किसी मौके का इंतजार था। जल्दी ही सिद्धार्थ वापस आया। जन्मदिन की पार्टी फिर से शुरू हुई। सब सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, जैसे वह उनका करीबी दोस्त हो। सिया, सुनो, तुमने कहा था ना कि वह कुरियर वाला है। वह तो मजाक था न? अंजलि ने हल्के से पूछा। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सिया ने मजाक नहीं किया था। सिद्धार्थ रॉय ने शांति से जवाब दिया, मैं बस कुरियर डिलीवर करता हूँ। सिद्धार्थ का गंभीर चेहरा देखकर सारी लड़कियां पल में पिघल गईं। प्यार हो गया, बिल्कुल प्यार। ये लड़का कितना अच्छा है। उसे पता है कि सिया कपूर झूठ बोल रही है, फिर भी वह चुपके से उसकी मदद कर रहा है। ऐसा परफेक्ट दोस्त कहाँ मिलेगा। मुझे भी ऐसा चाहिए। इतना शानदार लड़का देखकर लड़कियों के दिल धड़कने लगे। वे सिद्धार्थ को टकटकी लगाकर देख रही थीं। उनके दोस्त गुस्से में दांत पीस रहे थे। कुरियर डिलीवरी क्या होती है? ये तो बकवास है। तुम्हारा कुरियर क्या भारत से अंतरिक्ष में जाता है जो इतना पैसा कमा लेता है? 176 करोड़ की घड़ी, 800 करोड़ की स्पोर्ट्स कार, कुल मिलाकर इतने पैसे, और यह कुरियर वाला। भाई, तुम्हारी कुरियर कंपनी तुम्हारे घर की तो नहीं है? एक लड़के ने जलन में ताना मारा। सिया कपूर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो। सिद्धार्थ को बस समय काटना था तो उसने मजे के लिए कुरियर डिलीवर किया। फिर वह मेरे घर कुरियर देने आया और हमारी जान पहचान हो गई। अरे, मैं समझ गया। सिया, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा दोस्त इतना खास है? नहीं, मुझे बाद में पता चला। तुम्हारा दोस्त किस कुरियर कंपनी में है? मैं भी अब उसी से कुरियर मंगवाऊंगा। सिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी इजाज़त मिलने पर वह मुस्कुराए और बोली, हाय, यह एक आर्ट लॉजिस्टिक्स है। अब सारी सच्चाई सामने आ गई। सिया विरोधी गैंग पूरी तरह बिखर गया। दिव्या अरोड़ा को भी पूरी बात समझ आ गई। उसका रिश्ता सिद्धार्थ रॉय, वह तो धनराज निकला। तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। कुरियर डिलीवरी तो बस उसका जिंदगी का अनुभव लेने का तरीका था। हाय, मैं क्रूर देवी दिव्या अरोड़ा। मैंने कई 100 करोड़ गंवा दिए। नहीं, शायद 1 अरब से भी ज्यादा। सिया कपूर, फिर तुम ही क्यों? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं खुश नहीं हूँ। दिव्या मौके की तलाश में थी। आखिरकार उसे मौका मिला जब सिया वॉशरूम गई। गुस्से में उसने एक गिलास शराब उठाए और एक घूंट में पी गई। फिर हिम्मत जुटाकर वह सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। वो सिद्धार्थ, पिछला रिश्ता एक हादसा था। मैं सचमुच लेट होने का इरादा नहीं रखती थी। रास्ते में कुछ परेशानियां आईं तो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी और फिर लेट हो गई। सिद्धार्थ, दिव्या ने पछतावे का नाटक किया और खुद को बहला लिया। सचमुच मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे माफ कर दो। हम फिर से मिल सकते हैं। इस बार तुम जगह चुनो, मैं खर्चा उठाऊंगी। अचानक सारा कमरा फिर शांत हो गया। क्या? दिव्या ने सिद्धार्थ को फिर से मिलने का प्रस्ताव दे दिया। स्नेहा दुबे को कुछ गड़बड़ लगी। वह तुरंत आगे आए। दिव्या, तुम ऐसी हो तो सिया, विरोधी गैंग तुमने सिया के दोस्त को छीनने के लिए बनाया था। दिव्या, अगर तुम अकेले सब लेना चाहती हो तो यह नहीं चलेगा। ऋतिका सक्सेना ने भी साथ दिया। हम दोनों को तुमने बहकाया था। हम सिया को बार बार निशाना बनाते रहे। अब पता चला तुमने हमें इस्तेमाल किया। दिव्या, तुमने बहुत छुपाया। दिव्या तुरंत रुक गई। उसने जल्दी से सफाई दी, नहीं मेरी प्यारी सहेलियों, मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ सिया का दोस्त है जब मैं उससे रिश्ते के लिए मिली थी। स्नेहा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है मैं तुम पर यकीन करूं। नहीं करूंगी। अब तो तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ सिया का दोस्त है। फिर तुम्हारा यह मतलब क्या है? क्या तुम प्यार छीनना चाहती हो? स्नेहा को लगता था कि वह औसत दिखती है। सिद्धार्थ को पाना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन तुम दिव्या हो कौन? हमें नहीं पता तुम कितनी चालाक हो। क्या तुम इतने अच्छे लड़के की लायक हो? तुम्हें खुद नहीं पता। ये नाटक बंद करो। दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। अब सिया विरोधी गैंग की 2 और सहेलियों ने उसे धोखा दे दिया। कहते हैं, जो पानी बह गया वह वापस नहीं आता। बात अब खुलकर सामने आ गई थी और दिव्या अरोड़ा ने हिम्मत जुटा ली थी।
दिव्या ने बिना डरे स्वीकार किया और जोर से बोली, हाँ, मैं प्यार छीनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। वह लड़का जो दिव्या के पीछे पीछे चक्कर काटता था, उसे लगा जैसे उसे हरी बत्ती मिल गई हो। उसका दिल रो रहा था। क्रूर देवी, तुम सचमुच किसी और की बाहों में जाना चाहती हो। तुम मुझे कब देखोगी? 3 साल, पूरे 3 साल मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहा, तुम्हारा हर काम किया, यहाँ तक कि तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह तुम्हारा प्यार है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्रूर देवी, तुम बेफिक्र होकर अपने प्यार के पीछे जाओ। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा घर हूँ। जब मन भर जाए तो वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सब खामोश हो गए। दिव्या को लगा कि उसका मौका आ गया है। उसने सिद्धार्थ को प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, सिद्धार्थ, चलो ना, हम फिर से शुरू करते हैं। किसी कॉफी शॉप में मिलें, जिंदगी के बारे में अच्छे से बात करें। सबको लगा कि दिव्या कितनी बेशर्म है। तभी सिद्धार्थ ने शांति से कहा, अपनी माँ से बात कर। खामोशी, पूरा सन्नाटा। स्नेहा दुबे और रितिका सक्सेना हैरान रह गईं। अंजलि नायर और रोहित पिल्लई भी हैरान थे। दिव्या अरोड़ा तो बिल्कुल स्तब्ध थी। मेरे बारे में बात, या अपनी माँ से? इस लहजे को सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गाली हो? तुमने सही सुना, मैं उसे गाली ही दे रहा हूँ। मेरा यही मिजाज है। सिद्धार्थ ने दिव्या को घूरा। उसे दिल से चिढ़ हो रही थी। तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती? कॉफी शॉप में बात करने चली हो। क्या बात करनी है तुम जैसी दिखावटी औरत से? पहले दिन से गाड़ी मकान की बात। मैंने सच बताया तो तुमने भरोसा नहीं किया, उल्टा मुझे झूठा बोला। और अब तुम अपनी सहेली के दोस्त पर लाइन मार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो। सिद्धार्थ का हर शब्द जैसे ठंडी तलवार था जो दिव्या के दिल में चुभ रहा था। दिव्या पल में सन रह गई, जैसे बिजली उसके सिर पर गिरी हो। धड़ाम, शाकालाका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसकी नाक के सामने उसे डांटेगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर कमरे में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। ताली, 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 वाह, बहुत खूब। सिद्धार्थ भैया सचमुच मर्द हैं। औरतों को इतना लाड़ नहीं करना चाहिए। गाली देने का स्टाइल कितना कूल है, मैं तो फिदा हो गई। दिव्या दी, इस बार माफ करना, मैं इस कूल लड़के के साथ हूँ। भाई असली मर्द है, मैं तुम्हारा फैन हो गया। मजा आ गया। इतना कूल तरीके से डांटा। पल में सिद्धार्थ ने न सिर्फ सारी लड़कियों का दिल जीत लिया, बल्कि उन चक्कर काटने वाले लड़कों को भी कायल कर दिया। ये तो असली मर्द है। हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दब कर रहते हैं, मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। कब से मर्दों ने अपनी इज्जत और हिम्मत खो दी और सब चक्कर काटने वाले बन गए। ये समाज की मजबूरी है। सिद्धार्थ भैया आज मर्दों के लिए मिसाल हैं। इन्होंने दिखाया कि असली मर्द क्या होता है। दिव्या को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह जमीन में गड़ जाना चाहती थी। ये देखकर उसका चक्कर काटने वाला लड़का तुरंत उसे सांत्वना देने गया, लेकिन बदले में उसे दिव्या का एक शब्द मिला, हट, चक्कर काटो, आखिर में कुछ नहीं मिलता। इस वक्त दरवाजे पर छुपी सिया कपूर की आंखें लाल थीं, उसके आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू। वह जब वापस आई तो उसने सिद्धार्थ की सारी बातें सुन ली थीं। सिद्धार्थ ने इतने साफ लहजे में दिव्या को डांटा, और यह सब सिया की हिफाजत के लिए था। खासकर आखिरी बात, वह उसे हमेशा याद रखेगी। वह इतनी खुश थी कि खुद को रोक नहीं पाई। उसकी नाक लाल हो गई और वह रो पड़ी। उसने महसूस किया कि वह सिद्धार्थ से पूरी तरह प्यार करने लगी थी। एक ऐसा मर्द जो उसे पूरा भरोसा देता हो। सिया ने कुछ नहीं सुनने का नाटक किया और कमरे में आई। माहौल अभी भी थोड़ा अजीब था। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है, खाना क्यों नहीं खा रहे? तभी अंजलि नायर ने तुरंत हंसते हुए माहौल संभाला और दिव्या को बुलाया। क्रूर देवी, जल्दी वापस आओ, खाना खाओ। ये सब गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। आखिरकार दिव्या क्रूर देवी थी जिसकी हिम्मत कम नहीं थी। भले ही उसे सबके सामने ठुकराया गया, वह हार नहीं मान रही थी। वह किसी भी मौके को पकड़ लेना चाहती थी ताकि बाजी पलट सके। जल्दी ही माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। सिद्धार्थ ने रेस्तरां में 2 लाख रुपए की 7 मंजिला बर्थडे केक भी मंगवाई, जिससे सिया को बहुत इज्जत मिली। सिया आज रात बहुत खुश थी। उसने, जो कभी शराब नहीं पीती थी, आज खूब पी ली। दरअसल ज्यादातर सहेलियों ने उसे पिलाई थी, लेकिन वह इतने अच्छे मूड में थी कि उसने जमकर मजा लिया। जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई। सब खुश थे सिवाय दिव्या के। सिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वह सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा था कि सिद्धार्थ को गाड़ी चलानी थी, इसलिए उसने शराब नहीं पी। अब उसे अपने इस नकली दोस्त की जिम्मेदारी निभानी थी और सिया को घर छोड़ना था। वह पहले सिया के घर जा चुका था तो उसे रास्ता याद था। वह आसानी से वहां पहुंच गया। सिद्धार्थ ने सिया को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया। सिया ने दोनों बाहों से उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और धीरे से बोल रही थी, सिद्धार्थ भैया, आज शुक्रिया।
सिद्धार्थ हंस पड़ा, अभी भी होश में हो? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। घर में घुसकर सिद्धार्थ ने सिया को उसके बिस्तर पर लिटाया। उससे हल्की शराब की महक आ रही थी, जो थोड़ा नशा चढ़ाने वाली थी। सिद्धार्थ भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सिया ने कमजोर आवाज में कहा और अपनी शर्ट उतारने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ ने चौंक कर कहा और जल्दी से सिया का हाथ पकड़ लिया। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ, फिर चला जाऊंगा। सिद्धार्थ रसोई में गया, पानी गर्म किया और वापस आया। उसने देखा कि बिस्तर के पास सिया के कुछ कपड़े पड़े थे जो उसने आज पहने थे। बाहर भीतर के कपड़ों पर चेरी ब्लॉसम का डिजाइन था, यानी वह अब लगभग बिना कपड़ों के थी। अच्छा था कि रजाई थी, वरना। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और गर्म पानी का गिलास बगल की मेज पर रख दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से आराम करो। उफ, बहुत तकलीफ हो रही है। सिया का चेहरा लाल था, वह अपने नर्म शरीर से जूझ रही थी। रजाई धीरे धीरे सरक गई और उसका गोरा बेदाग कंधा दिखने लगा। सिद्धार्थ झुका उसे रजाई ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह झुका, दो गर्म और नर्म हाथों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। सिया ने सिर उठाया और उसके गर्म होंठ सिद्धार्थ के होंठों से मिल गए। उम्मा, सिया ने हल्की शराब की महक के साथ सिद्धार्थ को चूमा। सिद्धार्थ ने आंखें खोली और देखा कि सिया उसे धुंधली नजरों से देख रही थी। वह जाग चुकी थी। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लड़की, तुम नशे में हो, जल्दी आराम करो। सिया का चेहरा लाल सेब जैसा था, जिसे देखकर कोई भी चखना चाहे। उसके होंठ हल्के खुले और वह फुसफुसाए, सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। गर्म पानी बगल में है, सोने से पहले थोड़ा पी लेना। मैं जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के जाते हुए सुंदर कदमों को देखकर सिया का दिल गर्म हो गया। उसे यकीन था कि सिद्धार्थ वही है जिसे वह हमेशा चाहती थी। दिव्या अरोड़ा घर लौटी तो उसका दिल अन्ना था। मैं, दिव्या, उस इंटरनेट की दीवानी लड़की से कैसे कम हो सकती हूँ? सिद्धार्थ इतना शानदार लड़का है और मैंने उसे खो दिया। वह पागल हो गई, कमरे में इधर उधर भागने लगी। वह हमेशा से घमंडी और अभिमानी थी। लुक में मैं सिया कपूर से कम नहीं, अंदाज में मेरा ठंडा रवैया भी सबसे बेहतर है। उसे खुद पर बहुत भरोसा था। आखिर गलती कहाँ हुई? आखिरकार उसे समझ आया, ये सब कमला आंटी की गलती है। उसने फोन उठाया और कॉल किया। दिव्या गुस्से में बोली, कमला आंटी, मैं दिव्या हूँ। आपने मुझसे झूठ कैसे बोला? सिद्धार्थ इतना अमीर है और आपने कहा कि वो कुरियर डिलीवर करता है। क्या? कमला आंटी हैरान थी। तुम क्या कह रही हो दिव्या? मैं सिद्धार्थ को लंबे समय से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो सचमुच कुरियर डिलीवर करता है। वो मेरे साथ 2 साल से रह रहा है। क्या मैं नहीं जानूंगी? मुझे लगा कि वो सचमुच अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने तुम्हें उससे मिलवाया। क्या? दिव्या ने चिढ़कर कहा, आपको नहीं पता, सिद्धार्थ गरीब नहीं है, वो बहुत अमीर है। यह कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।